1 जुलाई 2018 की वो सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके के लिए एक आम सुबह नहीं थी। संत नगर की गली नंबर 2 में रहने वाला चुंडावत परिवार, जिसे भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता था, उस दिन अपने घर के दरवाजे नहीं खोल रहा था। पड़ी ढोसियों को जब शक हुआ, तब जाकर जो मंजर सामने आया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए। यह कोई सामान्य हत्या या आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा था। यह एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। 10 लोग लोहे की जाली से लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत पड़ी ही थीं। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक गहरा सदमा थी जो आने वाले कई सालों तक दिल्ली और देश के जहन में जिंदा रहने वाली थी। जो दृश्य घर के अंदर था, वह किसी भी इंसान को अंदर तक कंपा देने के लिए काफी था। 10 शव, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, एक अजीब से अनुष्ठानिक तरीके से लटके हुए थे। सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी, आंखों को कपड़े से ढका गया था और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें इस तरह तैयार किया हो। परिवार की मुखिया 77 वर्षीय नारायणी देवी का शव बगल के कमरे में बिस्तर पर मिला था। उनकी मौत भी गला घोंटने से हुई थी। घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, कोई लूटपाट नहीं हुई थी। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर मौत का एक ऐसा तांडव हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था, जिसकी कोई वजह या कोई संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था। चुंडावत परिवार उस इलाके में काफी सम्मानित माना जाता था। उनकी किराने की और प्लाईवुड की दुकानें थीं और वे मिलनसार स्वभाव के थे। परिवार में नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे शामिल थे। कुल मिलाकर 3 पीढ़ियों के 11 लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह हंसता खेलता परिवार ऐसा कदम उठा सकता है। पड़ी ढोसियों के अनुसार परिवार ने हाल ही में एक सगाई की तैयारी की थी और घर में खुशी का माहौल था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया? यह सवाल सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो इस परिवार को जानता था। इस घटना की खबर जैसे ही फैली, बुराड़ी का वो शांत मोहल्ला मीडिया और भीड़ के केंद्र में बदल गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या। शुरुआती घंटों में हत्या, तांत्रिक क्रिया और सामूहिक आत्महत्या जैसी कई थ्योरियां हवा में तैरने लगी। पुलिस ने घर को सील कर दिया और जांच के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया। हर कोई सुराग तलाश रहा था, एक ऐसा धागा जो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सके। लेकिन सच तो यह था कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा था, उतना ही पेचीदा था। इसकी जड़ें किसी बाहरी दुश्मन में नहीं, बल्कि परिवार के अंदर ही छिपी हुई थी, एक ऐसे विश्वास में जो उन्हें धीरे धीरे मौत के कुएं की तरफ धकेल रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और भी रहस्यमयी होता गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने केस की दिशा ही बदल दी। उन्हें 11 डायरियां मिली जो पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं। इन डायरियों में किसी अनुष्ठान का जिक्र था जिसे बड़ तपस्या कहा गया था। इसमें लिखा था कि यह क्रिया मोक्ष प्राप्ति के लिए की जा रही है। डायरी में स्टेप बाय स्टेप निर्देश थे कि कैसे पूजा करनी है, कैसे सबको लटकना है और कैसे हाथ पैर बांधने हैं। उसमें यह भी लिखा था कि इस क्रिया के अंत में परिवार के मृत मुखिया भोपाल सिंह आकर उन्हें बचा लेंगे और उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी। यह सब परखकर जांचकर्ता भी हैरान थे। यह कोई हत्या नहीं, बल्कि एक अंधविश्वास का भयानक परिणाम था। डायरियों के अलावा घर के बाहर की दीवार पर निकले 11 पाइपों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। ये पाइप किसी पानी या गैस के कनेक्शन से नहीं जुटे थे, वे बस दीवार से बाहर निकले हुए थे। इनमें से 7 पाइप मुड़े हुए थे और 4 सीधे थे, ठीक उसी तरह जैसे परिवार में 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। क्या इन पाइपों का संबंध भी उस अनुष्ठान से था? पुलिस को लगा कि शायद परिवार का विश्वास था कि उनकी आत्माएं इन पाइपों के जरिए बाहर निकलेंगी। हालांकि बाद में परिवार के ठेकेदार ने बताया कि ये पाइप वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे, लेकिन घटना के संदर्भ में इन पाइपों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। यह सब एक ऐसी कहानी गा रच रहा था जो तर्क और विज्ञान से परे थी। जांच में तांत्रिक एंगल को भी खंगाला गया, लेकिन कोई बाहरी तांत्रिक या बाबा शामिल नहीं पाया गया। डायरी की लिखावट का मिलान परिवार के सदस्यों से किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि इन्हें परिवार के लोगों ने ही लिखा था।
खासकर ललित की भतीजी प्रियंका और ललित की पत्नी टीना ने डायरी में लिखा हर शब्द एक ऐसे विश्वास की ओर इशारा कर रहा था जो परिवार के अंदर ही पनपा था। इसमें लिखा था कि कैसे ललित के शरीर में उसके पिता की आत्मा आती है और वह सारे निर्देश देती है। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर आंख मूंद कर यकीन करते थे कि किसी बाहरी साजिश का नहीं, बल्कि घर के भीतर पनपे एक सामूहिक भ्रम का मामला था। पुलिस के लिए यह साबित करना एक बड़ी चुनौती थी कि सामूहिक आत्महत्या थी जो एक अंधविश्वास के चलते की गई। डायरी के नोट्स, घर के सामान और शवों की स्थिति सब कुछ एक दिशा में इशारा कर रहे थे। परिवार ने पूजा की सामग्री खरीदी, स्टूल लाए गए थे और रस्सियों का इंतजाम भी खुद ही किया था। सीसीटीवी फुटेज में भी परिवार के बच्चे फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले तार और स्टूल लाए हुए थे। सब देखकर साफ हो गया कि परिवार ने उसे अपनी मर्जी से किया था। इस उम्मीद में कि वे एक बेहतर और दिव्य जीवन पाएंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद एक भयानक त्रासदी में बदल गई। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु था नारायणी देवी का छोटा बेटा 45 वर्षीय ललित चुंडावत। जांच में पता चला कि लगभग 10 साल पहले एक हादसे के बाद ललित की आवाज चली गई थी। कई सालों तक वह बोल नहीं पाया। फिर एक दिन अचानक उसकी आवाज वापस आ गई। ललित ने परिवार को बताया कि उसके मृत पिता भोपाल सिंह की आत्मा ने उसकी मदद की है और अब वह आत्मा उसी के जरिए परिवार से बात करती है। यहीं से उस विश्वास की शुरुआत हुई जिसने अंत में पूरे परिवार की जान ले ली। ललित जो भी कहता, परिवार उसे पिता का आदेश मानकर पूरा करता था। चाहे वह दुकान चलाने का तरीका हो, घर बनाने का नक्शा हो या बच्चों की पढ़ाई, हर फैसला पिताजी के नाम पर ललित ही लेता था। मनोवैज्ञानिकों ने इस स्थिति को शेयर्ड साइकोसिस या सामूहिक मनोविकृति का नाम दिया। यह एक दुर्लभ मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति, इस केस में ललित, के भ्रम या विश्वास को उसके करीबी लोग भी सच मानने लगते हैं। ललित को यह दृढ़ विश्वास था कि उसके पिता की आत्मा उसे निर्देश दे रही है और धीरे धीरे उसने यह विश्वास पूरे परिवार के मन में बैठा दिया। परिवार इतना एकजुट और बाहरी दुनिया से कटा हुआ था कि किसी ने भी ललित की बातों पर सवाल नहीं उठाया। वे सभी एक बंद इकोसिस्टम में जी रहे थे जहां ललित का सच ही सबका सच बन गया था। यह अंधभक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने मोक्ष पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि यह अनुष्ठान कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। परिवार को यकीन दिलाया गया था कि यह बड़ तपस्या उन्हें कभी मरने नहीं देगी। डायरी में लिखा था, जब तुम सब लटक जाओगे तो पानी का रंग बदलेगा, आसमान हिलेगा और तब मैं आकर तुम सबको उतार लूंगा। उन्हें विश्वास था कि यह सिर्फ एक अभ्यास है जिसके अंत में उन्हें दिव्य दर्शन होंगे। इसी विश्वास के चलते उन्होंने अपने बच्चों के हाथ पैर भी बांध दिए, यह सोचकर कि वे डरकर भाग न जाएं। यह त्रासदी दिखाती है कि कैसे एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने जब परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों से बात की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ रिश्तेदारों को ललित के इस व्यवहार के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ परिवार का निजी मामला है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी और अंधविश्वास पर गहरी आस्था ने भी इस घटना में एक बड़ी भूमिका निभाई। परिवार पढ़ा लिखा था, आर्थिक रूप से स्थिर था, फिर भी वे एक ऐसे भ्रम के जाल में फंस गए जिससे वे बाहर नहीं निकल पाए। यह केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उन कमजोरियों को भी उजागर करता है जिन पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। बुराड़ी कांड की खबर फैलते ही भारतीय मीडिया, खासकर न्यूज चैनलों ने इसे एक सनसनीखेज तमाशे में बदल दिया। हर चैनल के पास अपनी अपनी थ्योरी थी। कोई इसे तांत्रिक क्रिया बता रहा था तो कोई किसी गुप्त पंथ का हाथ होने का दावा कर रहा था। क्राइम रिपोर्टर घर के अंदर की कहानियों को नाटकीय ढंग से पेश कर रहे थे। ग्राफिक्स और रिक्रिएशन के जरिए घटना को बार बार दिखाया जा रहा था, जिससे पीड़ित परिवार की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा गया। मीडिया की इस होड़ेच ने मामले की संवेदनशीलता को खत्म कर दिया और इसे एक एंटरटेनमेंट शो बना दिया। इस कवरेज ने यह सवाल भी खड़ेढ़ा किया कि क्या टीआरपी की दौड़ाधाच में पत्रकारिता अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भूल जाती है। इस घटना ने भारतीय समाज में अंधविश्वास, धर्म और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ढ़ी बहस छेड़ दी।
लोग हैरान थे कि दिल्ली जैसा आधुनिक शहर और एक पढ़ा लिखा परिवार कैसे इस तरह के अंधविश्वास का शिकार हो सकता है। इस केस ने दिखाया कि अंधविश्वास सिर्फ गांवों या अशिक्षित लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी और पढ़े लिखे समाज में भी अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी खुलकर बात करनी शुरू की। शेयर्ड साइकोसिस जैसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा बने। यह केस एक आईना था जिसने समाज को अपनी उन सच्चाइयों से रूबरू कराया जिन्हें वह देखना नहीं चाहता। आखिरकार लंबी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इस केस को सामूहिक आत्महत्या का मामला मानकर फाइल बंद कर दी। निष्कर्ष यह निकला कि परिवार मोक्ष पाने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा था जो गलत हो गया। किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। डायरी में लिखे निर्देश और परिवार का व्यवहार इस बात का पुख्ता सबूत थे कि उन्होंने यह सब कुछ स्वेच्छा से किया था, एक झूठे विश्वास के तहत। नेटफ्लिक्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स ने इस कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया और इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को और गहराई से सामने रखा। यह केस आज भी एक चेतावनी के तौर पर याद किया जाता है। बुराड़ी कांड का समाज पर गहरा और स्थायी असर पड़ा। इसने हमें सिखाया कि आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है और जब यह रेखा पार हो जाती है तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुप्पी तोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। आज भी जब कोई सामूहिक आत्महत्या की खबर आती है तो उसकी तुलना बुराड़ी केस से की जाती है। यह घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि परिवार के भीतर संवाद कितना जरूरी है और किसी भी असामान्य व्यवहार को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। बुराड़ी का वो घर आज भी खामोश है, लेकिन उसकी दीवारों में दफन 11 जिंदगियों की कहानी हमारे समाज से कई मुश्किल सवाल पूछती रहती है।